दोस्तों, साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवि के पास आए हैं, जिनकी रचनाएँ लाल किले से लेकर के और बुर्ज खलीफा तक सुनी गई हैं। बेहद सादगी और सहज स्वभाव के धनी डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी, वे जिस परिवार से संबंध रखते हैं या जिस परिवार से वो आते हैं, वह स्वतंत्रता संग्राम में एक अमूल्य योगदान उनका रहा है। उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। वह स्वयं भी सेना में रहे हैं और एक सैनिक के तौर पर उन्होंने सन 71 की लड़ाई में एक विशेष भूमिका निभाई है। आम आदमी की पीड़ा, आम भारतीय जन की कहानी उनकी कविताएं कहती हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना स्वीकार किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और सैनिक के रूप में आपने कार्य किया है, और वहां पर एक कवि का जन्म कैसे होता है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें इस योग समझा कि हमारे बारे में कुछ वार्ता की जाए और लोगों तक वो विचार पहुंचे जो हम यहाँ बैठे हुए कमरे में लिखते रहते हैं। बहुत बहुत आभार। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय मूलचंद शास्त्री जी। वो जब जेल गए थे तो मैत्री शरण गुप्त जी के साथ बंद रहे। उन्हें बचपन से उन्हें भजन का शौक था। आर्य समाज के बहुत बड़े वक्ता थे और इसके अलावा विशेष बात कि गुरुकुल कांगड़ी में हिंदी के प्राचार्य थे। तो उन्हें भजनों का जो शौक था, बस मैं इसी वजह से उनसे ही मुझे लगा है ये शौक। मैं उन्हें अपना गुरु, मार्गदर्शक, आशीष प्रदाता और मित्र, सहयोगी, सब मैं अपने पिता को ही मानता हूँ। उन्होंने मुझे भजन लिखने सिखाए। मैं शुरू में आर्य समाज के भजन लिखे। भजन के बाद घर से फिर हम आर्मी में भर्ती हो गए। आर्मी में भर्ती हो गए तो 71 की लड़ाई लड़ी गई। 71 की लड़ाई लड़ी तो हम देशभक्ति से जुड़ गए। घर में देशभक्ति का माहौल था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी हो या सैनिक हो, सब एक ही बात है, देश के लिए चिंतन चलता था। बिना हवन, बिना संध्या किए हुए घर में हमें भोजन तक नहीं मिलता था। बहुत ही अनुशासित माहौल था, तो उसमें हम पले बढ़े। तो हमने कभी इस तरह के प्यार मोहब्बत के गीत बहुत अधिक नहीं लिखे। देशभक्ति से हम शुरू हुए, और जब देशभक्ति में भी विशेष बात यह रही कि पिताजी जो है मैत्री शरण गुप्त जी से भजन के अलावा भी कुछ ऐसी प्रेरणा लेकर आए कि वो और कविता भी लिखने लगे। लेकिन मेरे को जब भी कोई विषय पे बताते थे तो मैं उसी पे 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां बनाने का प्रयास करता था। ये क्रम चलता रहा तो ये स्थिति ऐसी हो गई कि ये चल तो 65 से रहा था कार्यक्रम। जब मेरी मात्र उम्र 15 वर्ष की थी, तो चलते चलते आर्मी में होते हुए देशभक्ति को लिखते हुए एक ऐसी स्थिति बन गई यहाँ समाज में। जब देखा चारों तरफ इस तरह की विसंगतियां, इस तरह की कुरीतियां, इस तरह का अंधभक्ति और लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव खत्म, तो मैं उधर मुड़ गया। जैसे सड़क सुरक्षा है, जैसे बेटी बचाओ है, जैसे माँ है, जैसे आबादी इतनी बढ़ी हुई है, और फिर फैक्ट्री में भी मैं इसी तरह की रचनाएं लिखता रहा, मजदूर के लिए और सेफ्टी के लिए, फायर के लिए, क्वालिटी सर्कल के लिए। तो ऐसे करते करते आज मैं आपके सामने हूँ। आपकी अभी तक लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और वर्तमान समय में आप उन सभी मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार का है, आतंकवाद का है, या फिर सामाजिक विघटन का है। इन सब विषय को आप अपनी पुस्तकों का आधार बनाते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए। ये विषय है जी कि सबसे पहले तो शिक्षा संस्कार की बात जो मेरे घर से मुझे मिली, उसके लिए मैंने माँ की पुस्तक लिखी। कोई नहीं है माँ के जैसा। क्यों लिखी, ये माँ की आवश्यकता भी मैं बताता चलूं, अगर आप कहें तो। जी जी बिल्कुल। तो 4 पंक्तियां आई माँ की आवश्यकता की। पहले कि बीच की खाई कौन पाटेगा, बीच की खाई कौन पाटेगा, प्यार हम सबको कौन बांटेगा, माँ अगर कल को तू नहीं होगी, हमको गलती पे कौन डांटेगा। एक छोटी सी बात माँ के महत्व से जुड़ गई। उसी दौरान जब मैं माँ की पुस्तक लिख रहा था, ये प्लॉट तैयार हो रहा था, तो उस वक्त जो है अचानक मैंने एक न्यूज पढ़ी कि एक परिवार में माँ को घर से निकाल दिया था। उसने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। तो मैंने इसको भी लेते हुए फिर माँ पर पूरी पुस्तक लिखी। कुछ अंश में आपको सुना देता हूँ कि इतना बड़ा परिवार अकेले ही पाल दी, इतना बड़ा परिवार अकेले ही पाल दी, खुशियां तमाम बच्चों की झोली में डाल दी, बेटे जवान 5 थे माँ को न रख सके, बूढ़ा हुआ शरीर तो घर से निकाल दी। ये पीड़ा मुझे हुई।
उस माँ को कि सदा दिल में बसाती है, नजर के पास रखती है, सदा दिल में बसाती है, नजर के पास रखती है, बड़ा होकर खबर लेगा यही बस आस रखती है, और वही बेटा उसी माँ को न पानी तक पिलाता है, वो जिसके वास्ते निर्जल के ही उपवास रखती है। ये पीड़ा मेरे आई, और उस माँ को कि ताउम्र अपना खून पिलाती रही जिसे, ताउम्र अपना खून पिलाती रही जिसे, बाहों में लोरियों से सुलाती रही जिसे, चश्मा नहीं बनवा सका वो माँ की आंख का, उंगली पकड़ के दुनिया दिखाती रही जिसे। तो ये माँ के बाद फिर मैंने देखा कि बेटी पढ़ाओ ये अभियान चल रहा है। बेटी के लिए मैंने सख्त नुक्ता लिख दिया, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जो घर में बेटी को मारते हैं उनके लिए कि शायद गुनाह अपना उसे याद नहीं है, बेटी तो उसने मार दी, शायद गुनाह अपना उसे याद नहीं है, इस पाप की ऊपर कहीं फरियाद नहीं है, जब से कराया कत्ल वो कन्या का गर्भ में, उस घर में आज तक कोई औलाद नहीं है। इतनी सख्ती से मैंने ये बात कह दी, लेकिन मैं महसूस किया कि इन सब बातों का प्रभाव कविता का समाज पर पड़ता 100% है, भले ही थोड़ा समय लग जाए। माँ के बाद फिर मेरे को विचार आया, आबादी बहुत बढ़ रही थी जी। फिर मैंने आबादी पर 2-3 पुस्तक लिखी कि भाई आबादी को किस तरह रोका जाए, क्योंकि आबादी की मैं 4 पंक्ति कहूं तो आप इससे ही समझ जाएंगे कि इससे आबादी का ही सबसे बड़ा प्रभाव है। उस प्रभाव में पेड़ों का कम होना, पर्यावरण का दूषित होना, जल का दूषित होना, रास्तों में जाम लगने, अतिक्रमण बढ़ना, जो भी बात आप कहेंगे वो टोटल जो है आबादी को ही रिलेट करती है। उसके मुख्य जड़ में, आधार जो है मूल में, वो केवल जनसंख्या है। अब ना बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे हैं, 8 कबाड़ी हैं, 2 की पान की दुकान है, क्या तरक्की की है हमने। तब ये कहना पड़ता है, 4 पंक्ति आ गई जहन में कि आबादी के सैलाब ने रफ्तार रोक दी, आबादी के सैलाब ने रफ्तार रोक दी, सड़कों पे लगा जाम ही वो काम कर गया, ले जा रहे थे एम्स जिसे एम्बुलेंस में, अफसोस वो मरीज ही रास्ते में मर गया। बताइए कितना बड़ा प्रतिक्रिया है ये आबादी की। ये जनसंख्या आ गई, जनसंख्या के बाद बेटी आ गई, बेटी के बाद सड़क सुरक्षा आई कि यहाँ के हमारे परिवहन आयुक्त यहाँ थे, हमारे आरटीओ डॉक्टर विजय कुमार थे, उन्होंने मेरे संपर्क में आए, उन्होंने कहा भी कुछ सड़क सुरक्षा के लिए करिए, लोगों को जागरूक। तो एक पुस्तक लिखी गई आओ रोके दुर्घटनाएं, वो बड़े स्तर पर पूरे पुलिस प्रशासन के पास है, उसके लिए मुझे काफी उत्साहवर्धन किया गया। पर कवि को क्या चाहिए उत्साहवर्धन। सोनलाल द्विवेदी जी ने एक ऐसा सूत्र दे दिया, उसके चक्कर में आराम नहीं ले पा रहा, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सोच के मैं अपना लिखता जा रहा हूँ, और अब लिखते लिखते 35 पुस्तकें हो गई हैं। उसमें गोरक्षा भी है, उसमें हमारे हेरिटेज भी हैं। हमारे हेरिटेज को इंटेक ने छपवाया, इंटरनेशनल कंपनी है, इतना बड़ा काम है। तो ये सब बातें, उत्साहवर्धन होता रहा, लोगों का सहयोग मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा। आप लगातार लिखते रहते हैं पुस्तकें और अलग अलग मुद्दों पर लिखते रहते हैं। इस रूप में भी आपका कार्य जो है महत्वपूर्ण है कि आपकी जो रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका उर्दू में भी अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है, और लगा करके सीबीएसई के पाठ्यक्रम से और उच्च शिक्षा की ओर भी आपके पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की स्थिति में अब हैं। तो विभिन्न जो मुद्दे हैं आपके, उन पर कुछ जो मुक्तक है वो आप सुनाइए। अच्छा, मैंने बेटी के लिए समाज को सजग किया कि वो आपको बताया कि भाई क्या ये कि प्यार ममता की चदरिया तार कर, प्यार ममता की चदरिया तार कर, फर्ज और कर्तव्य से यूं हार कर, नर्क के द्वारे ना अपने खोलिए, क्या मिलेगा बेटियों को मारकर। मैंने अपनी 4 पंक्ति संदेश दे दिया। जैसे आप देखिए संस्कारों के अभाव में, कि संस्कारों को तो घर से निकाल रखे हैं, संस्कारों को तो घर से निकाल रखे हैं, अपने माँ बाप आश्रम में डाल रखे हैं, यूं तो देते हैं दुआएं वो वहीं से बैठे, फिर भी रक्षा के लिए कुत्ते पाल रखे। इसलिए आवश्यक है बच्चों के लिए कि शिक्षा दो, संस्कार दो, सदाचरण तो दो, शिक्षा दो, संस्कार दो, सदाचरण तो दो, अपनी परंपरा का इन्हें व्याकरण तो दो, अवधेश बनकर देखिए एक बार ही सही, बन जाएंगे ये राम भी, वातावरण तो दो, वातावरण तो दो। तो डॉक्टर साहब वातावरण का बने रहना बड़ा आवश्यक रहा है और रहता है। जब तक वो नहीं मिलता, कोई भी आदमी, हम चाहते तो हमारे बच्चे बन जाए,
लेकिन यह पहले हमको दशरथ बनना होगा, तो ये बड़ा आवश्यक है। तो ये मैंने संस्कारों की बात की। इसी तरह आज का वातावरण आप देख रहे हैं कि जैसे अहंकार की आप अधिकता देख रहे हैं लोगों में। चार पंक्ति याद आई कि वो ये थी कि फलक पर घर बनाना चाहता है, फलक पर घर बनाना चाहता है, सभी से दूर जाना चाहता है, अहम में चूर होकर अपनी सिगरेट वो सूरज से जलाना चाहता है, ऐसे से अहंकारी। और मैं ये बात महसूस करके क्यों कहता हूँ, मेरे अपने विचार ये चार पंक्ति में आप ले लें। जो अहम में डूबे उन्हें तन्हाइयां मिली, जो प्यार में उबे उन्हें रुसवाइयां मिली, बचपन में मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया, झुककर के जो चले उन्हें ऊंचाइयां मिली, उन्हें ऊंचाइयां मिली। आपने सर ये अलग अलग मुद्दों पर मुक्तक लिखे हैं, आपने गजल भी लिखी है, कविताओं पर आपका बड़ा काम है। शहरों में जैसे परिवर्तन हो रहा है, जो आधुनिकता की दौड़ है वो धीरे धीरे गांव की ओर भी जा रही है। गांव भी अब उससे अछूता नहीं है। गांव की एक परंपरा रही, हम पहले से सुनते आए और देखते आए, समझते आए कि शहर में आपको भिखारी मिल सकता है, गरीबी मिल सकती है। गांव में गरीबी उस स्तर पर नहीं मिलेगी कि 2 वक्त का रोटी किसी को ना मिलती हो। लेकिन आज का गांव जो है वो बहुत बदला हुआ है। वो गांव में भी परिवर्तन है, आप उसे कैसे देखते हैं? मैंने इसके लिए भी एक कवि चार पंक्ति लिखी थी जी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। पंक्ति ये थी कि गांव का रूप भी बदला मिला था। एक प्रश्न खड़ा हो जाता वैसे ही क्या बदल गया। गांव का रूप भी बदला मिला था, भिखारी गांव में भूखा मिला था, बड़ा नाराज था नदियों को लेकर, समंदर कल मुझे प्यासा मिला था। क्योंकि आज की जो ये समंदर प्यासा बताया, बहुत अच्छा विषय जुड़ गया। सबसे बड़ा आजकल ज्वलंत मुद्दा है प्रदूषित पर्यावरण। जी, अब प्रदूषित वातावरण, दोनों चीजें हैं, प्रदूषण तो हर चीज का है। जी, अब आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा पर्यावरण दूषित है, लोग पेड़ों की महत्ता नहीं समझे। मैंने बताई महत्ता पेड़ की कि भाई फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए, फल फूल प्राण वायु दें, इनको लगाइए, इनसे दवाई और घनी छांव पाइए, मरकर भी जलाते हैं ये चूल्हा गरीब का, पेड़ों सा मित्र दूसरा कोई बताइए। क्या हो सकता है कोई? नहीं होता। इसी तरह मैंने सहजता देखी पेड़ों की। कह रहा है ईंधन छाया जल देते हैं, ईंधन छाया जल देते हैं, पेड़ हमें संबल देते हैं, लोग मारते पत्थर इनको, फिर भी मीठे फल देते हैं, फिर भी मीठे फल देते हैं। इससे ज्यादा सहजता हो सकती है? और स्थान का भी आबादी की वजह से पर्यावरण का और भी दिक्कत आ रही है। मैंने कहीं लिखा था कि जी चाहता है मेरा पर्यावरण बचाऊं, जी चाहता है मेरा पर्यावरण बचाऊं, उद्योग और कमेले कैसे मगर हटाऊं, और बहुमंजिली इमारत फैली है कुल शहर में, गुलमोहर नीम जामुन बोलो कहाँ लगाऊं, गुलमोहर नीम जामुन बोलो कहाँ लगाऊं, ऐसी स्थिति आ जाती है। और आज तो आबादी की वजह से आप बड़ी बात देख रहे हो, जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, तब घुटने को तैयार है, और पानी अलग प्रदूषित। पानी की पीड़ा देखें जी कि अगर न रोका हमने पानी झील और तालों में, तो अगर न रोका हमने पानी झील और तालों में, पानी फिर 2 जगह मिलेगा, आंख और छालों में। ये स्थिति देश की आ जाएगी। और उधर परेशानी देखिए कि उदासा मन लिए आंखों में आंसू, उदासा मन लिए आंखों में आंसू, समंदर पूछता है अब नदी से, गला कब से पड़ा है खुश्क मेरा, नहीं मिलने तू आई एक सदी से। ये स्थिति हो जाएगी पानी की। और मैंने तो कहा है कि पानी बहना व्यर्थ बचाओ, पानी बहना व्यर्थ बचाओ, समझ के इसको अर्थ बचाओ, कल पीढ़ी के काम आएगा, जितनी है सामर्थ्य बचाओ। क्यों? एक एक बूंद बचेगी तब कहीं कुछ होगा। और मैंने तो वो उसका प्रदूषण के लिए कहा था कि जीवन का आधार है पानी, जीवन का आधार है पानी, जीवन का आधार है पानी, धरती का आहार है पानी, आंखों में भर आंसू रोता, कितना बीमार है पानी, कितना बीमार है पानी। ये प्रदूषण की स्थिति है। आपने विभिन्न मुद्दों पर अपनी रचनाएं की हैं, मुक्तक लिखे हैं। अभी वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा है, आप सैनिक के रूप में भी कार्य किया है आपने, और आपकी जो वंश परंपरा है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से चली आ रही है। वर्तमान में सिंदूर ऑपरेशन की हम बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, उसे आप किस रूप में देखते हैं और उससे संबंधित जागरूकता कैसे फैल सकती है कि आतंकवाद को सब जो है
सिरे से नकार दें, ये सारे विश्व की जिम्मेदारी है। भारत तो उसका शिकार है, तो जो विरोध करता है, एक सैनिक के रूप में आप कैसे देखते? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक 4 पंक्ति में मैंने ये भी साबित किया पीड़ा क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। ये था कि लड़ चुका एक युद्ध में भी देश प्रेमी वीर हूँ। लोग पूछते हैं कि आप गंभीर क्यों हैं, ये बताया। लड़ चुका एक युद्ध में भी देश प्रेमी वीर हूँ, मैं ही शेखर और तिलक की बोलती तस्वीर हूँ, पर कहां से लाऊं अब अशफाक अब्दुल बोलिए, देश जातों में बटा है इसलिए गंभीर हूँ, इसलिए गंभीर हूँ। और रहा देशभक्ति की बात और एक पूर्व सैनिक होने की, तो मैंने 4 पंक्ति अभी पाकिस्तान को पिछली बार करगिल के टाइम पे लिखी थी और अब 4 ये मैं आपको और सुना रहा हूँ। ये थी कि भाई झेले थे 71 में जो हालात ना भूले, झेले थे 71 में जो हालात ना भूले, समझाई थी करगिल में जो वो बात ना भूले, कर सकते हैं सर हम भी कलम 150 के, दुश्मन को ये बता दो वो औकात ना भूले। बहरहाल हिंदुस्तान रहेगा तो उसका बाप ही। और अब जो हालात हुए हैं, आज जो सरकार ने स्टेप इतना अच्छा लिया है और मैं सैनिकों को सलाम करना चाहूंगा अपनों को, और मैं कहना चाहूंगा अपने दुश्मन देशों के लिए कि अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, अगर आंखें तरेरी फिर तो आंखें काट देंगे हम, किए अनुबंध जो अब तक सभी को फाड़ देंगे हम, हमारी देशभक्ति पर जरा भी शक नहीं करना, जहां सोचा नहीं तूने तिरंगा गाड़ देंगे हम, तिरंगा गाड़ देंगे हम। आपका जो कार्य है मुक्तकों के माध्यम से, वो समाज के हर स्तर पर है, हर कुरीति को आप लेकर के चलते हैं। वर्तमान समय में जैसे आपने कहा कि जातियों में बटा हुआ समाज है, तो सामाजिक विघटन की जो प्रक्रिया है, जो समाज खांचों में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं और उसका समाधान क्या है? किस रूप में हम उस समाधान की ओर ले जा सकते हैं? देखिए, समाधान तो कौमी एकता और आपसी मोहब्बत ही है, इसका मैं नहीं समझता कोई दूसरा इलाज है डॉक्टर साहब। लेकिन एक दूसरे को हमें समझना होगा, जब हमारा जन्म जो है इसी धरती पे हुआ है जी, और हमें मरना भी यही है जी, तो ये 10-5 दिन की जिंदगी तो है नहीं, तो एक दूसरे को प्यार से लेके चलना बड़ा आवश्यक होता है जी। मैं तो क्योंकि गांव का रहने वाला हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया, आज तक आपने ये बात किसी की नहीं सुनी होगी, सारे विघटन के बाद भी मैंने ये कह दिया कि पता नहीं कहाँ हो रहे हैं दंगे, कौन लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग लिमिटेड ही होते हैं जी। क्योंकि आज की स्थिति तो यही है कि जब चाहा जिसके घर में घुसे गोली मार दी, ये उससे जुड़ती है हिंदू मुस्लिम से। जब चाहा जिसके घर में घुसे गोली मार दी, देते पड़ोसियों को सहारे नहीं देखे, कौन निकल रहा किसी के लिए। जब चाहा जिसके घर में घुसे गोली मार दी, देते पड़ोसियों को सहारे नहीं देखे, छुप जाते हैं वो दिन ढले आतंक के डर से, बच्चों ने कई साल से तारे नहीं देखे। ये स्थिति देश की है। तो तब ये स्थिति, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग तो मशगूल हैं दंगे फसाद में, कुछ लोग तो मशगूल हैं दंगे फसाद में, कुछ लोग लगे हैं यहाँ कुर्सी के फेर में, गंभीर मेरे गांव में तो चैन अमन है, मेरी तो गाय बनती है असलम के घेर में। तो मैं तो ऐसी विचारधारा का आदमी हूँ, क्योंकि मैं तो इस शहर की हालत देख के वो भी बोल देता हूँ। मैंने शहर काजी जी को कहा कि नजर इस पर रखें आप कि शहर में आंख रोती फिर रही है, शहर में आंख रोती फिर रही है, लहू की बदली देखो घिर रही है, और लगा लो बल्लियां सद्भाव की, अब इमारत एकता की गिर रही है, इमारत एकता की गिर रही है। देखिए, कवि का काम है आईना दिखाना जी, दर्पण दिखाना। तो साथियों, दोस्तों, गंभीर जी ने अलग अलग विषयों पर जो मुक्तक लिखे हैं उनके विषय में बताया। आज के संदर्भ में ये अन्य कवियों से भिन्न एक कविता का रूप लेकर के चलते हैं, जहां एक और शोरगुल है वातावरण में, कविताओं को लेकर के फुहारता है, नग्नता है, उन सबसे दूर सहजता और सरलता के ये धनी है। तो आगे भी हम वार्ता इनसे जारी रखेंगे, क्योंकि इनका कार्य जो है तो मुक्तकों के माध्यम से बहुत विस्तृत है, समाज के अनेक पहलुओं को ये छूते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।